जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों की कंटिन्यूअस चल रही है और इसी सीरीज में हमने विभिन्न टॉपिक्स देखे, चाहे वो बात WTO की रही हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ की रही हो। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की भी बात रही है और साथ में कुछ संगठन भी हमने देखे, जैसे G7 देखा और भारत में ओवर द टॉप प्लेटफार्म का विनियमन कैसे होता है ये देखा। पश्चिम एशिया के साथ क्या संबंध रहे हैं भारत के और क्या हित रहे हैं, और पश्चिम एशिया की उथल पुथल के बारे में देखा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, इंटरनेशनल टेररिज्म। ठीक, आपको ये ध्यान में रखना है कि आतंकवाद किसी किन्हीं अ, दो देशों के बीच या किसी देश की स्थानीय समस्या नहीं है, लोकल प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है? वैश्विक स्तर पर नई समस्या है आतंकवाद। ठीक, तो आतंकवाद कहते किसे हैं? आतंकवाद कहते किसे हैं? वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बल का प्रयोग करने वाला गैर कानूनी तरीका। पहली बात, जो भी उनके लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए वो किसका प्रयोग करते हैं? जबरदस्ती या बल का प्रयोग करते हैं। और वो तरीका जो है बल का प्रयोग करने वाला, वो गैर कानूनी तरीका होता है। एक तो होता है कि कानूनी तरीका, कि जैसे कानूनी तरीका ये है कि सपोज जैसे आपने सुना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार बल प्रयोग करती है, लाठी चार्ज और ये सब, तो ये क्या है? कानूनी तरीका है। गैर कानूनी तरीका वो है कि जबरदस्ती किसी के उसमें किसी संपत्ति अधिग्रहण में जबरदस्ती करना, कब्जा कर लेना जमीन पर, ये क्या है? गैर कानूनी तरीका, जिसका कोई सिर और पैर ना हो, जो तार्किक दृष्टि से वाजिब ना हो। ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्यों इतनी समस्या है, किस वजह से हम बार बार ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को क्या करना चाहिए? निष्क्रिय करना चाहिए। कुछ ऐसी सिस्टम रहे जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को क्या करे? निष्क्रिय करे, या इसको विफल करे, या जो लोग इसमें शामिल हैं उनको क्या करे? उचित दंड दे। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद या आतंकवाद के प्रभाव क्या हैं। जब तक हम इसके प्रभाव को नहीं जानेंगे तब तक हम इसको कम करने की बात नहीं करेंगे। ठीक, तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या इफेक्ट इसके पड़ते हैं। सबसे पहला इफेक्ट ये है कि जीवन और संपत्ति का नुकसान। कितने लोग मरते हैं, कितने लोगों को अपनी संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक, तो ये क्या है? इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक पड़ता है। जीवन में दो तरीके हैं, एक तो ये हो गया कि मृत्यु हो गई, वो तो लॉस हुआ ही हुआ। दूसरा, कुछ ऐसी अपंगताएं आ जाती हैं जैसे हाथ पैर कट जाना, कि आदमी का जीवन जीना भी क्या हो रहा है? दुश्वार हो रहा है। ठीक, तो आप इसको इस एंगल से पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि जनता के बीच डर की भावना हो जाती है। अब इस डर की भावना के कारण दो चीजें होती हैं। पहली चीज ये है
कि अ, महत्वपूर्ण मुद्दे, जो जरूरी मुद्दे हैं, वो पीछे छूट जाते हैं, उन पर डिस्कशन हो ही नहीं पाता। क्योंकि उन मुद्दों की जगह कौन ले लेता है? आतंकवाद, और आतंकवाद पर चर्चा। दूसरी बात ये होती है कभी कभार ध्रुवीकरण होने लगता है समाज में। जैसे अभी आप देखिए, जब आप घर से बाहर की दुनिया को देखेंगे तो लगेगा कि एक जाति दूसरे जाति को क्या कर रही है? खाने को दौड़ रही है, मतलब अस्तित्व पर खतरा लगेगा। लेकिन वहीं जब आप घर आएंगे, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, इन सब के बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। तो ध्रुवीकरण की समस्या भी बढ़ जाती है समाज में। ठीक। तीसरी बात, इसी समाज में एक बात और होती है, वो ये होती है कि उग्र वैचारिक राजनीतिक तत्व, इनका प्रभाव समाज में बढ़ जाता है, एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है। ठीक। तो ये इसका क्या है? प्रभाव है। तीसरी बात यह है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, अनलिमिटेड किसी भी कंट्री के पास नहीं है। अब क्या है कि वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल दो तरीके से कर सकती है। या तो वो अपने देशों, अपने नागरिकों को लोक कल्याणकारी योजनाएं चला करके उनके जीवन को उन्नत करके लोकतांत्रिक या लोक कल्याणकारी राज्य का फर्ज निभाए। दूसरा तरीका ये हुआ कि उन्हीं संसाधनों को इसको रोकने के लिए सैन्य बल, हथियार के रूप में अपने को मजबूत करे। अगर दूसरा तरीका वो अपनाता है, मतलब इसको निष्क्रिय करने के लिए, कमजोर करने के लिए वो सैन्य बल और हथियारों को बढ़ाता है, स्वाभाविक सी बात है कि उसने अपने नागरिकों के संसाधनों में कटौती की। जो संसाधन नागरिकों की सुविधा के लिए लगने थे, नागरिकों के जीवन को उन्नति करने के लिए लगने थे, वो उन संसाधनों का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? इससे लड़ाई में हो रहा है। तो क्या है? संसाधनों का अनुचित प्रयोग, संसाधनों का अनुचित प्रयोग। संसाधन जो है क्या होते हैं? जो जीवन की उन्नति में लगने चाहिए नागरिकों के, लोगों के, वो किधर डाइवर्ट तो हो जा रहा है? विचलन उनका कहाँ हो रहा है? इस आतंकवाद से लड़ने के लिए हो रहा है, सैन्य बल बढ़ाने के लिए हो रहा है, हथियार की होड़ बढ़ाने के लिए हो रहा है। ठीक। तो ये है आतंकवाद का प्रभाव। साथ में एक चीज और लिख लीजिए, जीवन और संपत्ति का नुकसान के साथ साथ व्यापार का नुकसान। व्यापार का नुकसान आप भली भांति आप देख सकते हैं कि आज जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, जहाँ भी नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर क्या है? एफडीआई नहीं आएगा, कोई विदेशी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर राज्य द्वारा सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा रही है। आतंकवाद का स्तर इतना चरम है कि जो है कि लोग अपने आप को सेफ महसूस, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो व्यापार का नुकसान, जो डोमेस्टिक व्यापार है वो तो है ही है, विदेशी व्यापार भी, पर्यटन भी, पर्यटक नहीं जाएंगे जहाँ पर भी आतंकवादी हमला होगा, वहाँ पर क्या हो जाएंगे? पर्यटक घूमने से, जाने से हिचकिचाएंगे, नहीं जाएंगे। ठीक। तो ये सब क्या है? आतंकवाद का वैश्विक प्रभाव है। तो इसका मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर पर चीज़ें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अगर चीज़ें कनेक्टेड हैं तो एक का इफेक्ट बाकी सारी चीज़ों पर पड़ेगा। आज देखिए पाकिस्तान की क्या हालत है, कंगाली के स्तर पर है। आटा के दाम, चावल के दाम, जो जरूरी चीज़ों के दाम हैं, वो कितना हाइक पर चल रहे हैं कि मूल्य वृद्धि बहुत ज़्यादा है इसी वजह से। ठीक है। अगर वहाँ पर लोकतांत्रिक तो राज्य वाला कॉन्सेप्ट रहे, लोक कल्याणकारी राज्य वाला, तो संसाधनों की इतनी होड़ ना रहे। सीरिया देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए,
ठीक है, तो ये इसका आतंकवाद का प्रभाव है। अब देखते हैं कि आतंकवाद की उत्पत्ति के क्या कारण है। इसका जो पहला कारण है वो है वैचारिक। वैचारिक में क्या है? धार्मिक, राजनीतिक, मान्यताओं संबंधी या मान्यताओं से प्रेरित उग्रपंथी विचारधारा है। मतलब वो विचारधाराओं को, इन उग्रपंथी विचारधाराओं को किसकी आड़ में बढ़ाया जा रहा है? राजनीति के आड़ में। किसकी आड़ में? धर्म की आड़ में। उनको क्या किया जा रहा है? प्रमोट किया जा रहा है। आपने सुना होगा, बार बार कहा जाता है कि आगे जन्नत मिलेगी। किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं है वो इस एक्टिविटी के ऊपर है, क्योंकि इनका कोई जाति और धर्म नहीं होता। ऐसा सपना दिखा रहे हैं कि वहाँ पर हूरें मिलेंगी, वहाँ पर इतने ज़्यादा सुख सुविधा होगी, अगर आप क्या करेंगे? इस लड़ाई में भाग लेंगे। और मज़े की बात आप देखिए, कभी इस पर गौर कीजिएगा, अगर ये धर्म के नाम पर अगर ये होता, तो जो अरब कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि मुस्लिम धर्म मेन धर्म है, वहाँ पर ये समस्या नहीं है। क्या वहाँ पर धार्मिक लोग नहीं रहते? क्या वहाँ पर इस्लाम मानने वाले नहीं रहते? रहते हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि वहाँ पर नहीं है। उन्होंने अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, उन्होंने अच्छी अपनी सामाजिक व्यवस्था मेंटेन की है, उन्होंने धार्मिक गुरुओं का अच्छा जो है यूज किया है। लेकिन जब भड़काने वाले, वो इस धर्म की आड़ में लेकर के भड़काते रहते हैं, ब्रेन वॉश करते रहते हैं। ठीक। आजकल जो तीन विचारधाराएं, उग्र विचारधाराएं हैं, उग्र या अतिवादी विचारधाराएं वर्तमान में, वो तीन कौन कौन सी हैं? एक तो है वामपंथी साम्यवाद, वामपंथी साम्यवाद। दूसरी है दक्षिणपंथी पूंजीवाद। ये कहेंगे इतना कंपटीशन कर दो, मार्केट की वो डिमांड एंड सप्लाई चेंज करने की बात ये करेंगे, पूंजीवाद। और ये क्या करेंगे? समाज में असमानता को मिटाने की बात करेंगे। ठीक। और तीसरा है धार्मिक विचारधाराएं। ठीक। ये तीन अतिवादी विचारधाराएं हैं, ये इसी वैचारिक तत्व में आएगा जो आतंकवाद की उत्पत्ति के कारण है। ठीक। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है नृजातीय राष्ट्रवाद या अलगाववाद। आपने चाइना में जो है जिनजियांग प्रांत में क्या उइगुर मुस्लिम वाला मामला पढ़ा होगा, रोहिंग्या शरणार्थी का मामला पढ़ा होगा। ये क्या है? इनमें अलगाववाद की भावना है। ठीक। ये समझ रहे हैं कि हमारी जाति पर, हमारे धर्म पर क्या हो रहा है? हमला हो रहा है, तो हम और दूसरी जाति और धर्म वालों को क्या करेंगे? मारेंगे। जबकि सब ऐसे नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि न तो ये किसी जाति से जुड़ा है, ना किसी धर्म से जुड़ा है। ठीक। समस्या स्थानीय हो करके ग्लोबल लेवल पर क्या हो गई है? फैल गई है। ग्लोबल लेवल पर उसका क्या हो रहा है? इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक। तो ये इसमें आ जाएगा।
मतलब अपनी जाति को, धर्म को उच्च समझना, बाकी को तुच्छ समझना, कन्वर्जन, जबरदस्ती वो करना। ठीक है, ये सब क्या है, निर्जाति राष्ट्रवाद और अलगाववाद के उदाहरण है। तीसरी बात क्या है, एक चीज यहां पर और लिख सकते हैं, कभी कभार स्वाधीनता की मांग भी की जाती है कि हमें आजाद कर दीजिए। बलूचिस्तान का मामला देख लीजिए। ठीक, वो क्या कर रहे हैं, जैसे पंजाब में अलगाववाद की समस्या, खालिस्तान अलग किया मांगा जा रहा था। ठीक है, तो ये सब क्या है, आतंकवाद की उत्पत्ति के कारण है। तीसरी बात क्या है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से क्या हुआ कि चीजें आपस में कनेक्टेड हो गई, एक का इफेक्ट दूसरे पर पड़ना ही पड़ना है, कम या ज्यादा वो बात की बात है। वैश्वीकरण में कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों का एकत्रण आसान हो गया। कहीं आप देखिए, मॉल में, मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ जमा होती है। तो इससे क्या हो गया कि इससे आतंकवाद को डर फैलाने में आसानी हुई। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा पब्लिक मरेगी उतना ही उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उतना ही ज़्यादा लोगों के मन में क्या रहेगा, उस संगठन के प्रति भय रहेगा। ठीक, तो वैश्वीकरण ने लोगों के एकत्रण होने के कारण उनको आतंकवाद के प्रति वल्नरेबल बना दिया है, सुभेद्य बना दिया है वल्नरेबल। ठीक, तीसरा उत्पत्ति का कारण क्या हो सकता है, तीसरा उत्पत्ति का कारण हो सकता है कमजोरी, गरीबी, भूखमरी, ये सब समस्या। मतलब अगर मरना ही है तो गरीबी में क्या मरना, भूख भूख से क्या मरना, हथियार उठाओ, लड़ करके मरो, ऐसा कुछ। ठीक, और इससे सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है, अफगानिस्तान एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ठीक, सीरिया के जो समूह हैं, अफ्रीकन के जो समूह हैं अफ्रीका के आसपास, ये सब इसी से रिलेटेड है। ठीक, वहां पर बहुत ज्यादा ये तो चरम अमीरी है या चरम गरीबी है। ठीक, तो ये भी इसके उत्पत्ति के कारणों में एक है। इन समूहों का इस्तेमाल आतंकवाद को प्रसार करने में लगता है, आतंकवाद के सिपाही को इन्हीं में से भर्ती किया जाता है। ठीक, एक और पॉइंट लिख सकते हैं, एक है अगर बदला लेने की भावना, जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप लिखिएगा ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इनको ये लगा, अगर किसी समूह को ये लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, कुछ शक्ति संपन्न प्रभुत्व वाले देश जो है हमारी हमें को क्या किए हैं, हमारा शोषण किए हैं, हमारे साथ अन्याय किए हैं, हमें अलग थलग कर दिए, तो उनमें क्या होती है, बदला लेने की भावना होती। ठीक है, तो इस वजह से वो आतंकवाद की शरण में जाते हैं या आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ठीक, तीसरी बात एक और है कि कभी कभार इसका युद्ध के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। या ये कहिए विदेश नीति के तौर पर, ये बहुत बड़ी बात है। ये सुनने में छोटी लग रही है। आजकल के जो युद्ध होते हैं ये छद्म युद्ध होते हैं, डायरेक्ट युद्ध कोई नहीं लड़ना चाहता। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान होगा जो भी लड़ेगा, तो वो क्या कर रहे हैं, छद्म युद्ध में इन आतंकवादियों का इस्तेमाल करते हैं। जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, पाकिस्तान अगर ये जान चुका है 3 बार भारत से युद्ध लड़ करके कि हम इनसे डायरेक्ट युद्ध में जीत नहीं पाएंगे, तो क्या कर रहे हैं,
इस आतंकवाद को विदेश नीति के रूप में विकल्प, युद्ध के विकल्प के तौर पर प्रमोट कर। बात समझ में आ गई? तो ये भी इसका उत्पत्ति का कारण हो सकता है। तो ये सारे इतने उत्पत्ति के कारण हुए। अब देख लेते हैं कि इनको रोकने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहलें कौन कौन सी? तो उसमें सबसे पहला है UNGCPS। UN का मतलब यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। G का मतलब है ग्लोबल। C का मतलब काउंटर। T का मतलब टेररिज्म। S का मतलब स्ट्रेटजी। वैश्विक आतंकवाद रोधी नीति। इस नीति के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ, ये कब बना था? ये कब आई थी? 2006 में। ठीक। इस नीति के तहत 4 पहलुओं पर काम किया जाता है। इसके 4 स्तंभ हैं। पहला, आतंकवाद के अनुकूल प्रसार को रोकना। मतलब ऐसा माहौल ना बनाया जाए कि जहां पर आतंकवाद के पनपने की आशा हो। और उसका एक ही तरीका है कि लोगों को आप शिक्षा दीजिए, लोगों को भूखमरी शांत कीजिए, गरीबी दूर कीजिए। क्योंकि कभी कभार ज़्यादा पैसे के लालच में भूख से तड़प रहे हैं, सोच रहे हैं मरना तो है ही है, तो क्यों ना अपने परिवार को मदद दे और उसके बाद हम जा करके शहीद हो जाएं। क्यों? क्योंकि वो इतना बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं कि आतंकियों को शहीद का दर्जा दे रहे हैं, और जबकि वो क्या है? गैर कानूनी गतिविधि है। तो ये इस तरह से लोगों को क्या मिलता है? प्रमोशन। अब जैसे गाजा है, देखिए आज की उसमें इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में गाजा पट्टी में क्या है हो रहा है? वहाँ के नागरिकों को सबसे ज़्यादा दर्द झेलना पड़ रहा है। विस्थापित कौन हो रहा है? वहाँ के नागरिक। हमास तो हमला करके भाग गया नीचे, कहीं जा करके किसी जो है जगह पर, जो है अपना डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क है उसका, कहीं कहीं जा करके उनके नेता छुपे हैं। लेकिन फेस कौन कर रहा है? आम जनता। अब आम जनता ही एग्रेसिव हो जाए कि नहीं हम इजराइल को मिटा देंगे, तो उसको रोक पाना संभव है? नहीं संभव है। तो ये सब क्या है? उनके लिए बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग लैंड है टेररिज्म के लिए। ठीक। और इन्हीं सब चीज़ों से क्या है? आतंकवाद का प्रसार होता है। तो हमें उसके अनुकूल प्रसार को क्या है? रोकना है। दूसरा, आतंकवाद को कम करना है। तीसरा, जहां पर भी आतंकवाद है उन देशों की क्षमता निर्माण बढ़ाना। मतलब आतंकवाद से लड़ने के लिए मदद, चाहे वो हथियार हो, प्रशिक्षण हो, सैन्य रूप में हो। ठीक, क्षमता निर्माण बढ़ाना। और चौथा पॉइंट, लड़ाई के मूल आधार के रूप में आतंकवाद का प्रयोग ना करने देना। मैंने आपको क्या बताया कि इसको युद्ध के विकल्प के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये चौथा स्तंभ पूरा नहीं हो पा रहा है। एग्जाम्पल आपको पता है, जैसे कश्मीर में आतंकवाद, ये क्या है? युद्ध के विकल्प के रूप में। तो ये 4 स्तंभ हैं जो इस UN ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के द्वारा लाए गए। ठीक। दूसरी बात, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की
आतंकवाद रोधी समिति। इसका संकल्प 1373 याद रखिएगा। सन कौन सा है? 2001। ये वही है जब क्या हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड पर हमला हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। तो फिर ये अमेरिका के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, ये संकल्प आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का संकल्प 1373 किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? आतंकवाद से। ठीक। तीसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय पहलों में तीसरी बात क्या हो रही है? ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम, वैश्विक आतंकवाद रोधी फोरम। ये भी एक अनौपचारिक संगठन है, कई देशों का, संयुक्त राष्ट्र के अंडर में ही है। और ये भी क्या कर रहा है? आतंकवाद के प्रसार को रोकने में मदद कर रहा है। ठीक। चौथा है UNCTTP। इसका क्या मतलब है? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म ट्रेवल प्रोग्राम। मतलब ट्रेवल प्रोग्राम, इसका मतलब ये हुआ कि जो वैश्विक आतंकी हैं उनको एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया इसके तहत। ठीक। जो आतंकी संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकी घोषित किए गए हैं, तो उन पर क्या है? आवागमन पर प्रतिबंध है। ठीक। एक जो आपको ध्यान रखना है, जरूर इसका जिक्र करना है, वो है SCO की। SCO मतलब संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रैट्स पॉलिसी। रैट्स का मतलब रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ठीक। यह स्ट्रेटजी रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रेटजी। ठीक। ये कुछ नहीं है, जो SCO के देश हैं उनका आपस में वो कह रहे हैं कि हम आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, आपस में जो है तो आप एक दूसरे के देश में टेररिज्म को बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये है। तो ये पूछा जाता है कि रैट्स जो है वो किसकी जो है, किससे संबंधित है? तो SCO की, या किस संगठन से संबंधित है, या किस मैटर से संबंधित? तो आतंकवाद से संबंधित है, अलगाववाद से संबंधित है, क्षेत्रीय संप्रभुता के प्रति खतरा अगर हो तो उससे संबंधित है। ये क्या है? SCO की पॉलिसी है। ठीक। संघाई सहयोग संगठन। ये रही बात क्या? आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो पहल हुई है, लेकिन इसमें कुछ दोष है। वो दोष क्या है वो देख लेते हैं। एक यहां पर ये भी लिख लीजिए, चलिए वो आगे ही बता देते। एक होता है GTI। GTI का मतलब ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। आर्थिक और शांति के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो। ठीक। ये स्विट्जरलैंड में है। तो ये वो जारी करता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ठीक। अब देखिए कि और क्या करना चाहिए और समस्या कहाँ है। आप समस्या को पहचान लेंगे तो उसका इम्प्रूवमेंट जरूर कर लेंगे। समस्या ये है, आतंकवाद से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया है।
ये मैं आपको जब संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ा रहा था उसी समय बताया था। तो आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया गया, मतलब हर कंट्री इसको अपने अपने तरीके से डिफाइन कर रही है, एक वैश्विक परिभाषा पर सहमति नहीं बन पाई है। तो अगर एक देश दूसरे को आतंकवादी समझता है तो दूसरा क्या कहता है कि हम आतंकवादी नहीं हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, ये आतंकवादी नहीं है। तो कोई व्यक्ति एक देश के लिए आतंकवादी साबित हो जाता है और दूसरे के लिए मसीहा साबित। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, विभिन्न देशों का आपस में समन्वय नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अपने हित हैं। अब पाकिस्तान अगर आतंकवाद को प्रमोट नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा उसको प्रमोट कर दिया है कि अब वो उनके बस की बात की नहीं रही है कि उसको रोक सकें। वो उनकी सेना उनसे लड़ रही है, सारा कुछ क्या हो रहा है, डिस्टर्ब है, पूरी इकोनॉमी, पूरा देश। अगर किसी आतंकी को वैश्विक आतंकी घोषित कराना है तो सुरक्षा परिषद में लोग वीटो लगा देते हैं। आप हाफिज सईद का मामला ले लीजिए, भारत कितनी बार कह रहा है कि इनको वैश्विक आतंकी घोषित करें, लेकिन चीन क्या कर देता है, वीटो लगा देता है। जबकि वो खुद क्या है, सिंजियांग प्रांत में उइगुर मुस्लिमों के उससे जो है क्या है, पीड़ित है। वहाँ पर वो क्या कर रहा है, दमन कर रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता, अरब कंट्रीज कुछ नहीं बोलते कि वहाँ पर भी हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं, उनको आप मत मारिए, उनका दमन मत कीजिए। तो चाइना क्या कह रहा है, नहीं ये सुधार केंद्र में रखे गए हैं, इनका हम दमन नहीं कर रहे हैं, इनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जा रहा है ताकि ये धर्म से ऊपर देश को रखें। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। न तो विभिन्न देशों के बीच में सहयोग हो रहा है, न विभिन्न संगठनों के बीच में। अलग अलग तरीके से लोग काम कर रहे हैं। ठीक, ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि जो महिलाएं और बच्चे, मतलब लैंगिक मुद्दा, वो आतंकवाद में शामिल नहीं किया गया है अभी तक। जबकि महिलाएं भी क्या हैं, कई महिलाएं ऐसी हैं जो आतंकी हैं और टॉप लेवल पर हैं, लेकिन उनको शामिल नहीं कर रहे हैं, बस पुरुषों को ज़्यादा देख रहे हैं। तो ये लैंगिक मुद्दा भी शामिल करना। दूसरी बात, समस्या ये है कि जो इसके प्रसार की जड़ है, गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं ना होना। सूडान में देख लीजिए, नाइजीरिया में देख लीजिए, हर जगह क्या हो रहा है, तख्ता पलट हो रहा है, लोगों के पास हथियार आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा चरम गरीबी है, कहीं पर चरम अमीरी है। तो गरीब लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड है आतंकवाद के पनपने का, उस समस्या को क्या किया जाए, टैकल किया जाए, अलग अलग तरीके से ना लड़ा जाए, बल्कि एक समग्र नीति बनाई जाए ताकि इनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, जहाँ से इनके पनपने का खतरा रहता है या ज़्यादा है, वो क्या किया जाए, उन समस्याओं को समाप्त किया जाए। ठीक, मेन मुद्दे पर ध्यान दिया जाए, अलग अलग ना मारा जाए कि नहीं ये आतंकी हैं तो इनको मार डालो। आप ये देखो कि पहले वो किस परिप्रेक्ष्य में आतंकी बने, ताकि उसके प्रसार को क्या किया जा सके, रोका जा सके। ठीक, धर्म गुरुओं की भी क्या ली जा सकती है, हेल्प ली जा सकती है। ठीक है, तो ये सब सुझाव समस्या के साथ आप दे सकते हैं। ठीक है, धर्म से जोड़ करके ना देखा जाए, एक धर्म विशेष को टारगेट न किया जाए। ठीक, तो ये सारी समस्याएं हैं और इनका आप सुझाव इसी तरह, जब समस्या जान गए तो वैसे ही सुझाव आप प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग भारत अमेरिका संबंध पढ़ेंगे, या हो सकता है मादक द्रव्यों से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। तो जो भी होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।